बच्चों, सुप्रभात। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन का पहला पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। पहले हम जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 को फारुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम था श्रीमती हेमरानी देवी। इनके माता पिता भी कविताएं ही लिखते थे और ये बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रहीं, यानी प्रधानाचार्य रहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। 1956 ईस्वी को इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। वे छायावादी कवयित्री भी थीं और इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। हिंदी जगत की ये महान लेखिका और कवयित्री का निधन 11 सितंबर सन 1987 को हुआ। 1936 में इन्हें नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार, 1940 में यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और फिर माया एवं दीपशिखा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं गिल्लू कहानी के बारे में। लेखिका ने गिल्लू कहानी दो चीज़ों को आधार बनाकर लिखी। एक तो उनके आंगन की में थी एक लता जिसका सोन जूही की, और दूसरा उनके घर में था छोटा सा जीव जो उन्होंने पाला था। ये दोनों का आपसी संबंध को लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी है। लेखिका के आंगन में ये जो है सोन जूही की लता थी। जब वो जीव जीवित था तब उन्हें इस पर ऐसे पीले रंग के फूल खिलने और कली लगने की आशा लगी रहती थी, क्योंकि वो इसमें उछल कूद करता था। अब वो जीव नहीं है तो अब उन्हें लगता है कि वो जीव उन्हें दिखाई दे। इसे सोन जूही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर सुनहरे पीले रंग के फूल ही लगते हैं, इसी कारण इसे सोन जूही की लता कहा जाता है। एक दिन लेखिका ने अपने आंगन में क्या देखा कि दो कौवे जो हैं वो उनके घर के आंगन में रखे गमलों के आसपास ही मंडरा रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खेल रहे हों। उन्हें बड़ी हैरानी हुई और वो गमलों के पास आने लगी और कौवों के बारे में विचार करने लगी। उनके मन में विचार आया कि हमारे पूर्वज जो हैं वो श्राद्ध के दिनों में आते हैं, किस रूप में? कौवों के रूप में। उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी हुई क्योंकि गरुड़ जो हैं वो विष्णु के वाहन हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोर जो हैं कार्तिकेय के वाहन हैं और हंस जो हैं वो सरस्वती के वाहन हैं। तो उन्हें लगा कि जो ये तीनों सम्मानित पक्षी हैं इनके रूप में कभी हमारे पूर्वज हमसे कुछ लेने नहीं है आते। अभी वो इस बात पर विचार ही कर रही थी कि उन्हें लगा कि कौवा जो है उसे हम दोनों रूप में लेते हैं, उसका बहुत सम्मान भी करते हैं क्योंकि उसकी जो आवाज़ काएं काएं की होती है, उसके आने से हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा दूर का रिश्तेदार हमें याद कर रहा है, शायद हमसे मिलने आए। लेकिन उसकी जो कां कां की आवाज़ है वो बड़ी कड़वी होती है, कर्कश होती है, कानों को खाती है, इसलिए हम इसे भगा भी देते हैं। इसकी बुरी आदत जो है वो ये है कि ये छीन कर भी बेड़ा खाता है, लोगों से चोंचे भी मारता है और सबसे बड़ी बात ये गंदगी पर रहता है। इसलिए उन्हें लगा कि हमारे पूर्वज हमसे इन पक्षियों के रूप में मिलने क्यों नहीं आते, मोर गरुड़ हंस कौवों के रूप में ही क्यों आते हैं। और अभी वो इस बात पर विचार ही कर रही थी कि उनका ध्यान जो है वो गमलों के पास गया। गमलों के बीच उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जीव पड़ा है जो गिलहरी का बच्चा था, कहीं अपने घोंसले से गिर गया होगा ऐसा उन्होंने सोचा। वो उसके पास गई और देखा कि कौवे जो हैं वो उस गिलहरी के बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे अपना भोजन बनाना चाह रहे थे। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे पर दया की और उसे उठाने की कोशिश की।
लेकिन उनके जो घर वाले थे वो इस बात से उनको नहीं मानना चाहते थे। उनका मानना था कि ये तो अगर कौओं की एक चोंच लगी तो इसने मर जाना है, इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेखिका इससे सहमत नहीं थी। वो तो दयाशील थी, इसीलिए उन्होंने गिलहरी के उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया। देखा देखा कि उसके बहुत सारे घाव भी हैं। तो लेखिका ने क्या किया, उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले गई और जहाँ जहाँ उसके ज़ख्म थे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, उन जख्मों पर उन्हें साफ़ किया। साफ़ करके उस पर मल्हम पट्टी लगाई, दवा दारू दी, उसकी देखभाल की। और फिर उन्होंने धीरे धीरे इस रुई की बत्ती से, ये देखिए ये रुई की बत्ती है, ये दूध का कटोरा है, इस रुई की बत्ती से उन्होंने उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की। लेकिन बड़ी कठिनाई आ रही थी क्योंकि वो तो घायल था। लेकिन किसी तरह उन्होंने एक दो बूंद उसके मुंह में डाली, कुछ उसके मुंह के बाहर लुढ़क गई बूंदें, कुछ उसके अंदर चली गई और धीरे धीरे जो है वो उन्होंने उसे स्वस्थ कर लिया। स्वस्थ होने के बाद लगभग 2-3 महीने में गिलहरी का वो बच्चा इतना बड़ा हो गया और उसका जो शरीर के बाल थे वो लोई लोई यानी बारीक बारीक बाल आ गए जो बड़े ही मुलायम थे। आंखें उसकी नीले कांच के मोतियों जैसी चमक रही थी। ये देखिए उसकी आंखें नीले रंग की हैं और बिल्कुल चमक रही हैं और उसकी तुलना उन्होंने की है कांच के मोतियों से। तो वो कह रही हैं कि जैसे कांच की मोती चमकते हैं वैसे ही गिलहरी के बच्चे की आंखें भी चमक रही थी और उसकी जो पूंछ थी वो जब्बेदार मतलब फुलावट वाली थी, बिल्कुल फूली हुई, बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, बड़ी शरारतें करने लगा था और इधर उधर बड़ी चंचलता से वो झांकता था। अब उन्होंने क्या किया कि गिलहरी के उस बच्चे के लिए उन्होंने एक नाम दिया। उसमें गिलहरी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ये आप सभी जानते हैं कि एक खास जानवर का नाम है गिलहरी। अब उन्होंने इस गिलहरी के बच्चे को नाम दिया गिल्लू। गिल्लू कहकर वो सारा परिवार उसे बुलाने लगा और उसकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप उसे दे दिया। अब लेखिका ने क्या किया, एक फूल रखने वाली डलिया ली, डलिया टोकरी, ये है टोकरी जिसे उन्होंने खिड़की से बांधा, उसमें रुई बिछाई और रुई बिछाकर उसे गिल्लू का घर बना दिया। अब गिल्लू इसी में बैठता सोता, अब मज़े करता। और जब जब लेखिका लिखती तो गिल्लू जो है उन्हें यह दर्शाने के लिए मैं भी उनके निकट हूँ, वो उसकी तरफ ध्यान दें, तो वो क्या करता, उनके पैरों में घूमता हुआ फिर खिड़की पर चला जाता। उसके पर्दे से सर्र से मीन्स तेज़ी से वो खिड़की पर चढ़ जाता, फिर दूसरी तरफ से उतरता, फिर आके उनके पैरों में घूमता, कभी उनके कंधों पर बैठता। यूं वो चक्कर काटता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़कर यूं लिफाफे के अंदर ना डाल देती। वो क्या करती, पीछे का सारा हिस्सा उनके उस लिफाफे में डाल देती, उसके बाद उसका आगे के 2 पंजे और मुंह रख देती वो बाहर, और वो घंटों इसी तरह बैठा रहता और वो उसे खाने के लिए देती बिस्किट और काजू, जो वो बड़े आराम से काजू भी खाता, बिस्किट भी खाता और बड़े आराम से रहता, शरारतें करता। और उसको बस इसी बात की खुशी थी कि वो लेखिका के समीप यानी निकट बैठा हुआ है। और इसी तरह से समय बीतता गया और आ गया बसंत का महीना। जब बसंत आया तो बाहर पेड़ों पर गिलहरियाँ घूमने लगी। जो गिलहरियाँ थी वो खिड़की के पास आती, बैठती, अपनी भाषा में चिक 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 करके गिल्लू से बातें करती। जब लेखिका ने ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद गिल्लू को भी बाहर भेजना चाहिए घूमने फिरने के लिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी खिड़की की जाली काट दी, वहाँ से उसका रास्ता बनाया और वहीं से गिल्लू बाहर आने जाने लगा। जब लेखिका अपने काम से अपने दफ्तर जाती या कहीं बाहर जाती तो गिल्लू यहाँ से बाहर चला जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर घूमता। वो नेता इसलिए बनता, उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, वो तो ठाठ से रहता है, बड़े सुंदर घर में, देखो
ये जो डलिया है इसमें रुई रखी हुई है, साफ़ सुथरा है। और बाकी की गिलहरियाँ रहती हैं अपने घोंसलों में, वो जो बड़े गंदे होते हैं, उन्हें मौसम से भी कोई नहीं बचा सकता, धूप गर्मी भी सहनी पड़ती है, उसका मज़े थे। और जब लेखिका लौट कर आती तो वो इसी रास्ते से घर के अंदर यानी कमरे के अंदर आ जाता। और इस तरह से उन्हें वो परेशान बड़ा करता था लेखिका को। और परेशानी का उसने एक नया रास्ता ढूंढा। वो कभी लेखिका से आंख बचाकर गमले में यानी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों के बीच जाकर बैठता रहता और लेखिका उसे ढूंढती। इस तरह वो लेखिका को खूब सताता। ये उसकी स्वभाव था, उसे अच्छा लगता था ऐसे करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लेखिका के साथ बैठकर खाना चाहता था। और यह सब लेखिका कहती हैं कि ये गिल्लू अपवाद था। अपवाद मीन्स सबसे अलग। बड़े जानवर थे उनके घर में, उन्हें जानवरों से बड़ा प्यार था। लेखिका को जो भी रास्ते में जानवर मिलता, घायल वगैरह, तो वो उन्हें लेके आ जाती हैं, उसके उपचार करती हैं और घर में संभालती हैं। उनके घर में हिरन, तोते, कबूतर, मोर, ऐसे अनेकों जानवर थे। और लेकिन गिल्लू इनसे सबसे अलग था। वो आकर कब बैठता उनके पास, जब वो भोजन करने बैठती बरामदे में, तो वो दौड़ कर उनके पास आता और उनकी थाली के निकट बैठ जाता। जैसे देखिए यहाँ देखा गया है, थाली के पास बैठकर और थाली में से ही खाने की कोशिश करता। तो लेखिका ने धीरे धीरे उसे पास बैठना सिखाया। अब वो अपने आराम से एक एक चावल का दाना उठाता और उसे मुंह में डालकर खाता। लेकिन गिल्लू को सबसे प्रिय खाने में लगते थे काजू, जो उसके लगता था कि उसे रोज़ मिलने चाहिए। देखिए काजू इसका सबसे बड़ा, सबसे प्रिय भोजन जो रोज़ उसे मिलता था। और बिस्किट भी वो खाता था, लेकिन बिस्किटों से ज़्यादा उसे अच्छे लगते थे काजू। अब जब उसे कई दिन तक काजू ना मिलते, 1-2 दिन 3 दिन, तो वो क्या करता, वो बिस्किट भी ना खाता और जो भी उसे दिया जाता खाने के लिए वो डलिया से बाहर फेंक देता। यानी अपना गुस्सा वो दिखाता लेखिका को कि उसे काजू क्यों नहीं दिए गए हैं। यानी खाने में वो काजू खाता और लेखिका के साथ ही बैठकर भोजन करना भी पसंद करता। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि लेखिका की कार या मोटर कार जो थी, जिस गाड़ी में वो आती जाती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई और उनके काफ़ी चोटें लगी और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। वे बीमार हो गई और घर नहीं आ सकती थी। जब वो घर नहीं आई तो गिल्लू उदास रहा। अब जो भी उसके घर में थे, उनके घर के लोग, वो उसे कुछ ना कुछ खाने को दे जाते। और गिल्लू जब देखता कि दरवाज़ा खुला है तो दौड़ कर जाता, लेकिन जब लेखिका को नहीं देखता तो वो वापस अपने झूले में आकर बैठ जाता। सभी उसे काजू दे जाते, बिस्किट दे जाते और वापस चले जाते। जब लेखिका अस्पताल से लौटकर अपने घर आई तो उन्होंने गिल्लू का झूला देखा। गिल्लू के झूले में काजू ही काजू पड़े थे। यानी जो वो 2-3 दिन 4 दिन अस्पताल में रही, उतने दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। ये उसका प्रेम था, किसके लिए, लेखिका के लिए। और वो उदास रहा उतने दिन। लेखिका को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। अब लेखिका जब बिस्तर पर लेटती तो वो क्या करता, उनके पास बैठ जाता, सिरहाने के पास, और उनके खूब सिर की मालिश करता। जैसे कि परिचारिका यानी नौकरानी करती है तेल मालिश, वैसे गिल्लू उसके बालों में वो सहलाता, सिर में हाथ फेरता, उनकी मालिश करता। ये था उसका प्रेम दिखाने का एक तरीका। लेखिका को भी ये बड़ा अच्छा लगता। उन्हें लगता कि देखो कितना अच्छा ये जानवर है। जब हम जानवरों से प्रेम करते हैं तो वो भी हमें प्रेम दिखाते हैं किसी न किसी तरह। यानी जानवर प्रेम की भाषा समझते हैं। उसका हटना लेखिका को कभी अच्छा ही नहीं लगता था। लेखिका नहीं चाहती थी कि वो हटे उनके सिर सहलाने से। अब जब वो ठीक हो गई और वो लिखने बैठती
गर्मियों का मौसम आया और वो लिखने बैठती बरामदे में, तो गिल्लू ने उनके पास रहने का एक अच्छा सरल तरीका ढूंढा। वो लेखिका से दूर नहीं रहना चाहता था कभी, इसलिए उसने क्या किया, जो घर उनके पास घड़ा रखा था पानी का, वो उसके ऊपर आके बैठ जाता। इसके उससे दो लाभ हुए। एक तो वो लेखिका के निकट बैठ पाता, दूसरा गर्मी से बचता, क्योंकि घड़े का में जब पानी होता है तो घड़ा बड़ा ठंडा होता है और गर्मी दूर भगाता है, और इस कारण वो हमेशा आके उस घड़े पर बैठ जाता जो लेखिका ने पानी पीने के लिए भरा होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गिल्लू बीमार हो गया एक दिन। क्योंकि आम तौर पर जो गिलहरी हैं उनकी आयु की सीमा जो है वो सिर्फ 2 साल तक की होती है, और इस तरह कब 2 साल बीत गए लेखिका को पता ही नहीं लगा। और एक दिन उन्हें लगा कि वो कुछ बीमार है, वो ना तो अपने झूले से उतरा, ना कोई शरारत की। जब रात का समय आया तो वो लेखिका के पास आ गए झूले से उतरकर, और उनकी वो उंगली पकड़ ली जो उसने पहले दिन पकड़ी थी जब लेखिका ने उसे घायल अवस्था में उठाया था, और उसी उंगली को पकड़कर वो उनके साथ चिपक कर बैठ गए। लेखिका ने देखा कि उसके पंजे बड़े ठंडे हैं, शरीर भी ठंडा है, तो उन्होंने उसे गर्मी देने के लिए हीटर जलाया और उसे शरीर को गर्माइश देने की कोशिश की। लेकिन गिल्लू तो ठीक नहीं हुआ, और सुबह होते होते उसकी सांस चली गई और वो मृत हो गया, यानी किसी नए जीवन में जाने के लिए चला गया। अब लेखिका ने उसका अंतिम संस्कार यानी उसे दफनाया कहाँ, इस जूही की बेल के नीचे। किस लिए उन्होंने यहाँ दफनाया उसे। अब वो कहती है कि जूही की बेल के नीचे जड़ों में से दफनाया, तब तो वो मिट्टी भी हो गया होगा। पहला कारण तो ये था कि उन्होंने इसलिए उसे जूही की बेल के नीचे दफनाया क्योंकि जूही की बेल गिल्लू को बहुत प्रिय थी। वो हमेशा उसके पत्तों में उलझता रहता, खेलता रहता। और दूसरा कारण ये था कि लेखिका को एक आशा थी कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन ये गिल्लू नामक का उनका प्रिय जानवर एक सोन जूही के कली और फूल के रूप में इस बेल के ऊपर ज़रूर खिलेगा। इसलिए उन्होंने गिल्लू को यानी उस गिलहरी के बच्चे को हमेशा के लिए अपनी सोन जूही की बेल की जड़ों में के नीचे समाधि दे दी। लेखिका के साथ उसका संबंध बड़ा अच्छा था। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।